हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूं यमुना टॉस नदी तंत्र। ठीक है। और यमुना नदी जो है ये प्रमुख नदी है। टॉस इसकी सहायक मानी जाती है। धार्मिकता के आधार पर भी और भौगोलिक आधार पर भी जो है ये महत्वपूर्ण नदी है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ये पश्चिमी उत्तराखंड का जो है पश्चिमी भूभाग का जो है क्षेत्र कवर करती है ये नदी तंत्र। ये टॉन्स हो चाहे यमुना हो, और ये जो है एक महत्वपूर्ण सबसे छोटा नदी तंत्र है। 136 किलोमीटर उत्तराखंड में इसका रन अप पॉइंट यानी कि जो है ये जो है बहती है। ठीक है। तो हम जब जो है इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वही धार्मिक उत्पत्ति और जो है ज्योग्राफिकल उत्पत्ति, यानी कि जो है मैंने आपको बताया था कि जहां से जो है भौगोलिक आधार पर इस नदी की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, वो हो जाता है ज्योग्राफिकल टर्म्स। और अगर हम इसकी धार्मिक उत्पत्ति बताते हैं कि धार्मिक को बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जैसे जहां आज नदी को उद्गम माना जाता है तो वो स्थान जो है वर्तमान में उत्पत्ति न होकर के कोई दूसरी जगह होती है, तो उसे धार्मिक उत्पत्ति जो है कह दिया जाता है। जैसे इस नदी के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि जो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है क्या है, इसका जो है भौगोलिक उत्पत्ति का केंद्र है, या ज्यादा ज्यादा हम कह सकते हैं कि बंदरपुर श्रेणी जो हिमाचल जो है उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तर काशी में, तो यहाँ से जो है मुख्य रूप से ये नदी जो है निकलती है। ठीक। अब जहां से जब ये नदी निकलती है मुख्य रूप से, तो ये अपनी जो है पवित्रता के लिए भी जानी जाती है। ठीक। वैसे तो यहाँ पर जहां से ये इसमें नदी में जो है पहली नदी मिलती है, वो नदी मिलती है कौन सी? ऋषिगंगा। ऋषिगंगा एक हम चमोली में पढ़ चुके हैं। विष्णु पश्चिम धौली गंगा की जो है सहायक नदी है, और एक जो है मैं इसको अभी बता रहा हूं आपको कि ये जो है क्या है, ऋषिगंगा, ये इसकी सहायक नदी है। ऋषिगंगा जिस स्थान पर जो है मिलती है इस नदी से, उस स्थान को कहा जाता है यमुनोत्री घाट। यमुनोत्री घाट, या जो है इसको कहा जाता है, यहाँ पर एक पवित्र मंदिर भी स्थित है, पवित्र मंदिर भी स्थित है, तो इसको जो है कहा जाता है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम के नाम से इसको जाना जाता है। अब कुछ आधार पर जो है यहां से भी जो है नदी की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन एक और धार्मिक मान्यता है इस नदी के बारे में। ठीक है। एक ग्लेशियर है काफी ऊपर, इससे भी ऊपर, इस ग्लेशियर का नाम है चंपासर ग्लेशियर। चंपासर ग्लेशियर से निकलती है ये नदी, ये मानते हैं। यहाँ पर एक कुंड है, सप्तऋषि कुंड। यहाँ पर जो है एक कुंड है, कुंड मतलब जलाशय, जलाशय का मतलब जो है ताल है, जिसका नाम है सप्तऋषि कुंड। और सप्तऋषि कुंड से जो है इस नदी की उत्पत्ति जो है हुई मानी जाती है। ठीक है। तो सप्तऋषि कुंड जो है मुख्य रूप से ये लिखा हुआ है सप्तऋषि कुंड, जो है इसकी धार्मिक उत्पत्ति हो गई, और जो इसकी जो है ज्योग्राफिकल उत्पत्ति है वो जो है यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपुर श्रेणी, इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं जब हम, तो इसमें जो नदी मिलती है वो है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा जो है मुख्य रूप से यहीं से पास से निकल करके, छोटी सी गंगा है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ये जो है निकल करके ये आ जाती है यमुनोत्री धाम में। अब यमुनोत्री धाम की अपनी पवित्रता है, आप जानते हैं, क्योंकि जो है यमुनोत्री में ये भी कहा जाता है कि जो ये स्थान है, ये जो है उत्तराखंड के छोटा चार धाम यात्रा का पड़ाव है। छोटा चार धाम यात्रा का पड़ाव है, मगर यहाँ पर जो है चार धाम की जो यात्रा करते हैं तो ये भी एक स्थान आता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो इसकी इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि इस स्थान की जो जानकारी है वो मुख्य रूप से जो है दी थी असिति ऋषि ने। असिति ऋषि, इसलिए यमुना नदी को इस स्थान से असिति के नाम से भी जाना जाता है। असिति के नाम से भी जाना जाता है, असिति यमुना को कहा जाता है। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, तो इसलिए सूर्य तनया कहते हैं। सूर्य तनया
मुख्य रूप से कहा जाता है। यम की बहन होने के कारण, यम जो होते हैं, यम की जो बहन है, तो इन्हें यमी भी कहा जाता है, यमी, यमी भी। कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक इनको कहा जाता है, तो कृष्ण की पटरानी भी कहते हैं इसको, कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा जो है ये जो नदी है मुख्य रूप से ये अपनी पवित्रता के लिए जो है विशेष रूप से चर्चित है। और बात है इस धाम के निर्माण की, तो अगर जो है वर्तमान स्वरूप में जो जहां पर हम जो है यमुनोत्री मंदिर देखते हैं, उस मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था 1872-73 में ना, 1872-73 में जो इस मंदिर का निर्माण किया था वो किया था प्रताप शाह के द्वारा। प्रताप शाह ने जो है इस मंदिर का निर्माण किया था। अब जो ये मंदिर का जब निर्माण हो जाता है तो इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटना भी होती है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कई बार दोहराया है कि ये एक केदारनाथ के बाद जो है, केदारनाथ से पहले कह सकते हैं, ये एकमात्र ऐसा धाम है, मंदिर है 4 धाम पड़ाव में कि जहां पर जो है दिव्य शिला की पूजा होती है। दिव्य शिला, क्योंकि कहते हैं कि जब जो है 1872-73 के बाद जो है यहाँ पर जब लैंडस्लाइड की घटना हुई थी तो इस छोटे से पत्थर ने बड़े से पत्थर को जो काफी दूर जो है फेंक दिया था। तब से जो है इस पत्थर की पूजा का प्रावधान है, जिसे दिव्य शिला का नाम दिया गया है। दिव्य मतलब देवताओं का शिला जो है। और इसके अलावा अगर पूछेगा कि पंच केदारों में कहां पर स्थित है, तो जो है केदारनाथ, ठीक है ना। तो ये आपको जो है विशेष रूप से याद है। 1872-73 में इस मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था राजमाता प्रताप शाह ने, और बाद में इसका निर्माण करती हैं राजमाता गुलेरिया रानी कहती है। ये जो है कीर्ति साकी राजमाता थी, ठीक है। और ये जो है न्यायप्रिय रानी के नाम से भी चर्चित है टीवी के इतिहास। और ये जो है क्या करती है, इसका जो पुनर्निर्माण अपने समय में करती है। तो ये जो है एक चर्चित स्थान है, और यह इस स्थान से जो है पहचान मिलती है इस नदी को यमुनोत्री के नाम से। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो जो है एक और नदी आकर के मिल जाती है भाई इसमें। इस नदी का नाम है हनुमान गंगा। हनुमान गंगा। अब जब ये हनुमान गंगा आती है, ठीक है, तो जिस स्थान पर हनुमान गंगा मिलती है उसका नाम है खरसाली। खरसाली उत्तरकाशी के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा स्थान है जो जहां पर जो है शीतकाल में जो है जब जो है कपाट बंद हो जाते हैं तो यहां पर यमुनोत्री धाम की जो है पूजा होती है खरसाली। ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर प्राचीन शनि का जो है पूजा की जाती है, शनि का मंदिर स्थित है। वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन खरसाली भी एक ऐसी जगह है जहां पर प्राचीन शनिदेव का जो है मंदिर स्थित है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण भाग है उत्तरकाशी के अंतर्गत, जो अपने प्रारंभिक बिंदु में जो है मुख्य रूप से चर्चित है। ठीक है, मैंने आपको जो है यमुनोत्री धाम के बारे में बताया, मैंने इसके निर्माण के बारे में बताया, इसके नदी के अन्य नामों के बारे में बताया, जो भांति भांति तरीके से जो है क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से बन जाते हैं। धार्मिक उत्पत्ति और भौगोलिक उत्पत्ति दोनों का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी वो जो है धार्मिक उत्पत्ति भी क्वेश्चन में पूछता है कि धार्मिक उत्पत्ति कौन सी है, और वहां पर ज्योग्राफिकल टर्म्स भी दे देता है कि किस ग्लेशियर से निकलती है, तो वो भी रहता है। तो धार्मिक अगर उत्पत्ति पूछेगा तो आपको जो है सप्तऋषि सरोवर ही बताना है, चंपासर ग्लेशियर के पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये स्थित है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है कमल घाट, भुजपत्री घाट, ठीक है ना। इसमें जो है बनाड़ घाट, ठीक है ना, कृष्णा घाट आदि नदियां जो है छोटी छोटी नदियां आकर के जो है मिल जाती है। ठीक है, तो जब ये नदियां जो है आकर के मिल जाती हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है कोई ऐसी एग्जैक्टिंग पॉइंट नहीं है कि चर्चित स्थान इनके संगम पर स्थित हो, बस जो है सहायक नदी जो है कहा जाता है। मुंगरा घाट भी आता है, एक नाम जो है इसका आता है कि मुंगरा घाट छोटी छोटी नदियां जो है मुख्य रूप से आती हैं। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी सबसे कम जो है प्रवाह क्षेत्र जो है इसमें माना जाता है, बहाव जो है कम बेस नदी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है।
इस नदी ये देहरादून में प्रवेश करने से पहले ये नदी इस नदी के तट पर एक चर्चित ऐतिहासिक स्थल स्थित है जिसका नाम है तिलाड़ी का मैदान। तिलाड़ी मैदान के नाम से जो है एक स्थान चर्चित है। अब तिलाड़ी का मैदान जो उत्तरकाशी के अंतर्गत, जो रवाई क्षेत्र के अंतर्गत जो चर्चित है, वो जो है अपने बड़े नरसंहार के कारण चर्चित है। कि इस स्थान पर एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस नदी के किनारे जो है स्थित है, यमुना के किनारे स्थित तिलाड़ी का मैदान। इसी स्थान पर जो है 30 मई 1930 को जो है जलियांवाला बाग, दिल्ली का जलियांवाला बाग की जिसको उपाधि दी जाती है, इस घटना को रवाई कांड की घटना घटित हुई। रवाई कांड कह सकते हैं या जो है तिलाड़ी कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मैदान था यहाँ पर, और यहाँ पर जो है दीवान चक्रधर जुयाल ने जो है सभा पर, यानी कि जो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, स्थानीय लोग, डेरी के लोग, तो उन पर जो है गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। तो ये फैक्ट जो है ज्योग्राफी की दृष्टि से भी और इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यमुना नदी मतलब किस नदी के तट पर जो है मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है, यहीं से थोड़ा आगे बड़कोट भी स्थित है। बड़कोट जो है मुख्य रूप से यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये चर्चित स्थान है। अब बात करते हैं यमुना नदी किस स्थान से देहरादून में पहुंचती है। तो लाखा मंडल, जिस स्थान पर लाखा मंडल है, लाखा मंडल से थोड़ा सा उत्तर जाकर, ठीक है, ये नदी जो है लाखा मंडल इस नदी के किनारे स्थित है, लाखा मंडल। और लाखा मंडल से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाकर के ये नदी जो है देहरादून में प्रवेश करती है। अब इसके बाद लाखा मंडल के बाद क्या कह सकते हैं, क्योंकि मेन चर्चित स्थान जो है मुख्य रूप से वो जो है लाखा मंडल ही है। लाखा मंडल से थोड़ा सा उत्तर में अब ये देहरादून में आ गई है, आता जो है लाखा मंडल ही है। पेपर में अगर ये पूछेगा, हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस है लाखा मंडल और देहरादून में पहुंचने वाले पॉइंट्स के बीच में, लेकिन इतना नहीं देखा जाता कि लाखा मंडल पूछा जाता कि किस स्थान पर जो है उत्तरकाशी से नदी जो है देहरादून में पहुंचती, यमुना नदी, तो लाखा मंडल आपको याद रखना है। लाखा मंडल जौनसारी समाज का जो है एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। इस स्थान को बसाया था कत्यूरियों ने। कत्यूरी काल जो 700 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में रहा, संयुक्त कत्यूरी काल और उत्तर कत्यूरी काल के बीच में, तो ये स्थान जो है विशेष रूप से लाखा मंडल चर्चित है। इसका नामकरण जो है लाख मूर्तियों के नाम से हुआ है। इसे क्या कहा जाता है, लाख मूर्तियों का घर भी कहा जाता है, मूर्तियों का घर भी कहा जाता है इस स्थान। ठीक है, तो इस स्थान में महाभारत में भी इस स्थान का उल्लेख, ठीक है ना, इसे जो है लाख का घर यहाँ पर भी होना बताया जाता है। हालांकि उत्तरकाशी में भी एक जगह पर है, इसकी बात चर्चा होती है, लेकिन लाख के घर मतलब लाख का जो घर कौरवों ने बनाया था पांडवों के लिए, ठीक है ना, साजिश के रूप में, उस स्थान को जो है इसके रूप में जो है मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये जो है एक चर्चित और महत्वपूर्ण स्थान है इस नदी के किनारे। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं तो चक्राता भी जो है मुख्य रूप से यहीं पर स्थित है, इसी नदी घाटी में चक्राता भी स्थित है। चक्राता के बारे में जो है सर्वप्रथम किस राजवंश का वर्णन क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था काफी पहले। लोग ये जो पेपर बनाता था यूबीटीआर ने जो है मुख्य रूप से पूछा था कि जो है किस राजवंश का जो है वर्णन चक्राता में जो है मुख्य रूप से मिलता है। बात है ये जो है कत्यूरी काल की, तो यहाँ पर एक बाहुबाण राजवंश का वर्णन, बाहुबाण राजवंश का जो है मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। अल्लाटनाथ सूरी जो है इस राजवंश में जो है एक लेखक के रूप में हुआ करते थे, अल्लाटनाथ सूरी। ठीक है, अल्लाटनाथ सूरी ने एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम है संस्कृत में निर्णयामृत। निर्णयामृत किताब का नाम है, संस्कृत वाद किताब, और ये लिखी थी अल्लाटनाथ सूरी ने। अल्लाटनाथ सूरी ने जो है ये किताब लिखी थी, और इन्होंने जो है एक राजा का वर्णन किया था जिसका नाम था सूर्यसेन। तो सूर्यसेन की राजधानी जो है मुख्य रूप से इस चक्राता को बताया जाता है। चक्राता का वर्णन जो है मुख्य रूप से सूर्यसेन के रूप में जो है मिलता है। ठीक है ना, तो इसे एक चक्रा, इसका जो नाम है इस किताब में, इसको एक चक्रा नाम दिया गया। क्वेश्चन बनता है एक चक्रा, क्वेश्चन यह बनता है कि प्राचीन उल्लेखित एक चक्रा की पहचान, वर्तमान पहचान किस रूप में की जाती है। कुछ भी नाम दे देगा वो ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि चक्राता को उसके रूप में मुख्य रूप से पहचाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं। अब
सबसे चर्चित स्थान आता है हम काउथी में। काउथी में जो है जो नदी आती है, इस नदी का नाम है टॉन्स नदी। टॉन्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नदी का टॉन्स पूछा यह जाता है कि अंग्रेजों ने किस नदी का नाम बदल करके जो है अपने जो उल्लेख है, जो अभिलेख हैं, अंग्रेजों के समय के जो मुख्य पत्र है उनमें जो है उसको बदले हुए नाम में जो है लिखा है। यह किस नदी घाटी को जो है अंग्रेजों ने जो है सबसे ज्यादा प्रमुखता दी थी। तो वन सघनता के कारण, सबसे ज्यादा वन सघनता के कारण अंग्रेजों ने इस नदी घाटी को विशेष महत्व दिया था। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम था तमसा। और इसी का नाम अंग्रेजों ने जो है बाद में टॉन्स के नाम से संबंधित किया। टॉन्स नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। ये नदी जो है दो नदी धाराओं से बनती है। एक का नाम है रूपिन नदी निकलती है डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से। डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश, एक्चुअली लिख रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश से जो है निकलती है। और सोपिन नदी निकलती है आपके उत्तराखंड से। सोपिन नदी निकलती है स्वर्गारोहिणी से। स्वर्गारोहिणी याद रखना दो है। अगर स्वर्गारोहिणी पथ की बात करें तो स्वर्गारोहिणी पथ जो है यह है चमोली में। पथ मतलब मार्ग, मतलब श्रेणी, यह है जहां से पांडव जो है स्वर्ग के लिए गए, यह है चमोली में। लेकिन स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की अगर बात करेगा तो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर का नाम है उत्तरकाशी। ये ग्लेशियर है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि स्वर्गारोहिणी दो है, कभी उत्तरकाशी देते हैं हम, ग्लेशियर और पथ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है थोड़ा समझना है। ये नेटवाड़ क्षेत्र में आकर के ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। जिस स्थान पर आती है उसका नाम है नेटवाड़ क्षेत्र में आती मिलती है ये, और यहीं से जो है तमसा नदी का नाम उसको मिलता है नेटवाड़ के बाद। अब जब ये नदी जो है आते हैं तो याद रखना कि इसमें जो है पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि किस उत्तराखंड की कुछ नदियों को अपवित्र कहा जाता है, तो इस नदी को भी अपवित्र कहा जाता है। ठीक है ना, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि इस नदी घाटी के लोग जो है कौरवों के समर्थक थे। ठीक है, और जब जो है ये कौरवों की हार हो जाती है महाभारत के युद्ध में, तो आंसुओं की धारा के रूप में इस नदी का वर्णन होता है, अश्रु धारा के रूप में, इसलिए इसका जल पिया नहीं जाता। इसलिए ये जो है मुख्य रूप से चर्चित नदी है, और इसी को बाद में टॉन्स के नाम से जाना है। याद रखना, इस पर दो डैम है, बड़े डैम। इचारी डैम 360 मेगावाट क्षमता है। इचारी डैम हिमाचल प्रदेश के सहयोग और उत्तराखंड यानी कि मतलब जो है उत्तराखंड के सहयोग से ये डैम बन रहा है, इचारी डैम। और किसाऊ डैम, ये दो डैम भी इसमें प्रोजेक्ट के रूप में है। 660 मेगावाट इसकी क्षमता है। 660 और 360 मेगावाट के इचारी डैम और जो ये किसाऊ डैम है, ये इस पर जो है निर्मित है। आपने एक चीज गौर की होगी, यहां मैंने कोई भी डैम नहीं बताया क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र इतना नहीं है। यहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से प्रवाह क्षेत्र भी, और कहते हैं कि यमुना से ठीक 2 गुना जो है क्या लाती है, पानी लेकर के आती है, जल लेकर के आती है टॉन्स नदी। तो इस पर जो है ये बड़े डैम जो है यहाँ पर जो है बना रखे हैं, किसाऊ डैम और ये दोनों हिमाचल प्रदेश के सहयोग से जो है निर्मित किए जाने वाले डैम भी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। एक नदी आती है इसकी सहायक नदी, आपके देहरादून में जो है ये मीटिंग पॉइंट है इसका, वो है त्यूणी में क्वेश्चन बना है ये पेपर में। त्यूणी लोक सेवा आयोग ने पूछा था एक बार ये क्वेश्चन कि त्यूणी किस नदी के जो है संगम पर स्थित है, तो टॉन्स और पब्बर नदी, पावर भी कहते हैं इसको, पावर या पब्बर नदी के जो है संगम पर जो है मुख्य रूप से त्यूणी स्थित है, देहरादून के अंतर्गत आता है। याद दिलाता हूं मैं आपको, इस नदी घाटी में एक संधि हुई थी, गढ़वाल इतिहास के समय। ठीक है, जब पृथ्वीपति शाह जो है यहाँ के गढ़वाल के राजा थे, तो उन्होंने जो है एक तरफा कहते हैं कि हिमाचल के राजाओं को हरा दिया था, तो एक पब्बर नदी की संधि भी कहते हैं इसको, और इसे हाटकोटी की संधि भी कहा जाता है। हाटकोटी मैदान जो है इसी के किनारे स्थित है। हाटकोटी मैदान कहें या हाटकोटी की संधि कहें,
ये पृथ्वीपति शाह और हिमाचल के जो है राजाओं के बीच में जो है मुख्य रूप से इसी नदी घाटी में संपन्न हुई थी। यहाँ पर हाटकोटी एक मंदिर भी स्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गढ़वाल की सबसे दूरस्थ सीमा किस नदी घाटी में रही। वैसे तो गढ़वाल की जो सीमा है वो टोंस नदी घाटी रही, लेकिन इससे भी दूर हाटकोटी मैदान जो है पृथ्वीपति शाह के समय में रह चुकी है। इतनी इससे दूर जो है कभी किसी की राजधानी नहीं रही। तो याद रखना कि पब्बर नदी क्वेश्चन में आता है, इस जगह पर मिलती है। और दूसरा जो है पब्बर नदी की संधि जो है किस राजा से संबंधित है। तो पब्बर नदी की जो संधि है वो है आपके पास पृथ्वीपति शाह। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, अब जहां पर ये नदी मिलती है, यहां पर ये नदी मिलती है वो स्थान है काउसी। काउसी काउसी जो है एक प्राचीन स्थल है। इस स्थान की स्थापना कालकूट के नाम से कुनिंदों ने की। कालकूट इसका जो है प्राचीन नाम, काउसी का प्राचीन नाम। इसे बाद में सुधनगर के नाम से भी संबोधित किया गया। सुधनगर का इतिहास मैंने जो है ऑफलाइन वीडियो में आपको बताया था कई बार, ठीक है ना। तो ये जो है कुनिंदों के द्वारा जो है बसाया गया स्थान है ये बच्चों को, ठीक है। यहां पर जो है यहीं पर सबसे पहले उत्तराखंड में मौर्यों का आगमन भी माना जाता है। उत्तराखंड की प्रथम बाह्य राजनीतिक शक्ति अगर पूछेगा तो वो है मौर्य। और मौर्यों की उत्तराखंड में प्रस्तुति या होने की जो जानकारी देता है वो देता है काउसी शिलालेख। इस काउसी के बारे में बात हो रही है, काउसी शिलालेख। शिलालेख जो है मुख्य रूप से यहां पर स्थित है 253 ईस्वी पूर्व। वह तो विवादित है, लेकिन जो है यशवंत सिंह कटौज ने जो है इसकी जो समय सीमा बता रखी है वो जो है 253 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ पर इस शिलालेख की स्थापना जो है की गई। तो तब से जो है ये स्थान जो है काफी चर्चित है। तो मौर्यों का आगमन यहाँ पर हुआ, इसे बसाया था कुनिंदों ने और इसे जो है सुधनगर के नाम से जो है बाद में जो है जाना जाता है। इसे व्यापारी नगर भी कहते हैं, उत्तराखंड का प्रथम प्राचीन। व्यापारी नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहां से थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं, थोड़ा मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पर थोड़ा जगह का अभाव है। मैं यहाँ साइड में आपको जो है इसके नीचे का यहाँ तक जो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि काउसी तक हमारे पास जो है प्रमुख नदियां हो गई यमुना और टोंस। अब मैं काउसी से नीचे का भाग बताऊंगा आपको साइड में। यहाँ अब जो है यमुना और टोंस, ये टोंस हो गई, ये यमुना हो गई। इन दोनों के संगम पर है काउसी। काउसी के बाद जो है नदी कुछ विशेषताएं रखती है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो डाक पत्थर एक जगह आता है, यहां पर एक रिजर्वर बना रखा है। डाक पत्थर एक जगह है, डाक पत्थर में एक रिजर्वर मतलब जो है पानी का स्टॉक नदी को रोक रखा है। और यहां पर जो है इसका नाम है शक्ति बैराज। शक्ति बैराज मुख्य रूप से यहां पर स्थित है। शक्ति बैराज से जो है यमुना के ही समांतर, अब यहां से जो है संयुक्त यमुना नदी है, ये यमुना के ही समांतर जो है एक और नदी बहती है, एक नहर बहती है जिसका नाम है शक्ति नहर। शक्ति नहर, जो ये शक्ति नहर है इसमें एक महत्वपूर्ण नदी आकर के मिलती है। एक नदी आकर के मिलती है, देहरादून की तरफ से जाती है ये नदी, इसका नाम है आसन नदी। आसन नदी जो है आसारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है। आसारोड़ी से निकलती है और पश्चिमी ढाल बनाते हुए जो है ये शक्ति नहर में जाकर के मिल जाती है। इस नदी का कहते हैं उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और इसको जो है ऋग्वेद की असमानवती नदी कहते हैं। असमानवती नदी के नाम से, जैसे जो है रिस्पना ऋषिपर्णा के नाम से जो है प्राचीन नाम कहते हैं, इसी प्रकार से जो है आसन नदी जो है असमानवती के नाम से पहचानी गई। याद रखना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आसन नदी यमुना में नहीं मिलती है, जो किताबों के गलत फैक्ट है। आसन नदी जो है मिलती है शक्ति नहर, और जिस स्थान पर यह शक्ति नहर में मिलती है उस स्थान को कहा जाता है आसन बैराज। आसन बैराज। अब जहां पर ये आसन बैराज है इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप किया गया है। इसे बनाया गया था
1967 में। हाल फिलहाल के दिनों में चर्चित भी है ये करंट में, क्योंकि जो है इसे जो है अब रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। रामसर समझौते के अंतर्गत, रामसर समझौते के अंतर्गत इसे जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है पढ़ लेना है इसको, आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में इसे जो है सम्मिलित कर दिया गया। इसलिए हाल फिलहाल 2020-21 के जो है चर्चाओं में ये आसन बैराज भी चर्चित रहा। इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में जो है विकसित किया गया है, ठीक है। और 1967 में जो है इसका निर्माण किया गया था, जो है महत्वपूर्ण भाग है। एक चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है आपको ये याद रखना है कि इस जो शक्ति नहर पर दो छोटे छोटे पावर प्लांट बना रखे हैं। एक जो है डकरानी पावर प्लांट और दूसरा है ढालीपुर पावर प्लांट। ढालीपुर पावर प्लांट जो है दो बना रखे, छोटे छोटे 33 मेगावाट और 51 मेगावाट इनकी क्षमता है, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन जो है मतलब अगर ये पूछेगा कि यमुना नदी पर, तो यमुना नदी पर नहीं है, ये है शक्ति बैराज पर। बैराज जो है जो यमुना के समांतर जो है बहती है, ठीक। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक स्थान जहां से नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एक जनपद को छूती है, उसका नाम है सिरमौर जनपद। इस तरीके से जाती है नदी जो है हिमाचल प्रदेश जाती है, और हिमाचल प्रदेश के जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जनपद है। सिरमौर जनपद को जो है छूते हुए फिर जो है उत्तराखंड में वापस आ जाती है नदी। जहां पर वापस आती है ये नदी, वहीं पर एक और नदी हिमाचल प्रदेश की तरफ से आती है। जहां पर जो है ये वापस उत्तराखंड में आती है नदी, यमुना नदी, वहीं पर एक और नदी मिलती है। इस नदी का नाम है गिरी नदी, गिरी गंगा भी कहते हैं, गिरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये गिरी नदी उत्तराखंड में जो है मुख्य रूप से मिलती है। तो गिरी नदी और यमुना नदी के संगम पर एक पवित्र स्थल स्थित है। इस स्थान पर इसको कहा जाता है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब कहते हैं। इसका वर्णन जो है इस स्थान का वर्णन गुरु गोविंद सिंह के जो है विचित्र नाटक किताब में मिलता है। गुरु गोविंद सिंह के विचित्र नाटक किताब में जो है मुख्य रूप से पोंटा साहिब का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार जो है यहाँ पे विचरण कर रहे थे, तो अचानक उनका घोड़ा यहाँ पर रुक जाता है गुरु गोविंद साहिब का, और वो जो है उतरते हैं। तो ये जो है स्थान जो दान करता है वो था मेदिनी शाह। मेदिनी शाह जो है सिरमौर का राजा था उस समय। मेदिनी, हिमाचल प्रदेश का मेदिनी शाह ने जो है इसे, हालांकि ये आते ही सिरमौर के अंतर्गत है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो यहीं पर जो है मुख्य रूप से भंगाड़ी का युद्ध हुआ था, फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह की सेना, और ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की सेना के बीच मेदिनी प्रकाश, जो वहां का मेदिनी शाह नहीं बल्कि प्रकाश है, ये मेदिनी प्रकाश सिरमौर का राजा, इसके बीच दूसरा जो है फतेहपति शाह ने जो है हमला किया था, और गुरु गोविंद सिंह की बीच जो है भंगाड़ी का युद्ध इसी स्थान पर जो है मुख्य रूप से लड़ा गया था। भंगाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस स्थान से फिर नदी आगे बढ़ती है। एक और नदी जो है इसमें आती है, जिसका नाम है बाटा। अब जहां से जो है बाटा नदी जो है इसमें मिलती है, जिस स्थान पर बादशाही महल के नाम से इसको जानते हैं, बादशाही महल के नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ से नदी जो है राज्य से बाहर चली जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ये नदी का जो है प्रमुख तंत्र है। और आपको याद रखें कि काफी के बाद इंपॉर्टेंट है, शक्ति बैराज डाक पत्थर में बना रखे हैं, जो यमुना के पैरेलल चलती है, यानी कि उसके बराबर में चलती है। और फिर इस पर जो है ढालीपुर पावर प्लांट और जो है डकरानी पावर प्लांट जो है मुख्य रूप से जो है दो बना रखे हैं। इसमें जो शक्ति नहर में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है वो है देहरादून की तरफ से जाने वाली आफन नदी, इसे आसमानवती के नाम से जाना जाता है। और फिर जो है ये नदी आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में चली जाती है। बस आज के लिए काफ़ी है, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो को